Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 11 मई 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पोलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उनका जो मेन माइंड है या फिर कह सकते हो जो मेन थॉट्स हैं वो कहाँ पर झलकते हुए नजर आते हैं। ऑप्शन ए द प्रियम्बल, ऑप्शन बी द फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर ऑप्शन डी द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है जेट पैक सूट, तो समझेंगे आखिरकार क्या है ये जेटपैक सूट जिसे हमारी भारतीय सेना खरीदने जा रही है। इसको लेकर ढेर सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो हमारे इंडियन आर्मी के जवान हैं वो हवा में उड़ सकेंगे इसी जेटपैक सूट की हेल्प से। और इसको लेकर अभी जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने आरएफपी यानी ये जो प्रपोजल है वो अभी जारी कर दिया है, तो उसको भी यहाँ पे समझने वाले हैं। इवन इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी इसको कवर किया गया है कि जो हमारी आर्मी है वो जेटपैक सूट के साथ साथ कुछ रोबोटिक म्यूल्स को भी यहाँ पे लेने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये रोबोटिक म्यूल्स क्या होता है, इससे कितनी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इंडियन आर्मी को, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। जेटपैक सूट होता कैसे, तो जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एग्जैक्टली ये वाला जो पिक्चर है यही है जेटपैक सूट जिसको पहनकर उड़ा जा सकता है। दूसरा जो रोबोटिक म्यूल है वो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, इसके क्या काम है वो भी हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें उसको मैं आपको बताता हूँ। जब हम सैन्य ताकत की बात करते हैं यानी कि आर्मी फोर्सेस की ताकत के बारे में, तो उस मामले में भारत का जो नाम है वो दुनिया में सबसे ताकतवर देशों में आता है। भारतीय सेना लगातार अपने यहाँ पर यानी कि अपने खुद के जो वेपन्स हैं उसको अपग्रेड कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर आप कह सकते हो कि लेकर आ रहे हैं वो लोग। तो नया नया अपग्रेडेशन जो है चल रहा है, इसी दिशा में अब जो हमारी सेना है उन्होंने यहाँ पर कोशिश की है कि उनके पास में जेटपैक सूट भी जल्दी आ जाए और इसको लेकर काम किया जा रहा है। जेटपैक सूट जैसे इनके पास में आता है वैसे हमारी जो भारतीय सेना है वो हवा में उड़ सकेगी और हवा में उड़ने के बाद में कह सकते हो कि जो खासकर इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा सकता है। तो भारतीय सेना के जो जवान हैं उनके लिए जो ये जेटपैक सूट है ना, इसको खरीदने की पूरी तरह से जो तैयारी है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसे पहनकर वो हवा में उड़ सकेंगे और जो उनके हाथ हैं उस हाथ के ज़रिए यहाँ पर वो दिशा को कंट्रोल कर सकेंगे कि किधर किधर जाना है। क्योंकि जेटपैक सूट में आप ये तो देख पा रहे होंगे कि इन्होंने हाथ में भी ये पहना हुआ है, हाथ में पहनने के साथ साथ पीछे भी यानी कि बैक पर पूरा सूट वो बंधा हुआ है। तो बैक से मेन पावर आएगी, पीछे बैक में भी एक टरबाइन इंजन लगा हुआ है ना, जो कि क्या करेगा थ्रस्ट को पैदा करेगा जिससे यहाँ पर ये ऊपर उठ सकेंगे। ऐसे यहाँ पर हाथ में भी ये लगा हुआ है जिससे ये थ्रस्ट को पैदा करेगा जिससे ये ऊपर उठ सकेंगे, ऊपर उड़ सकेंगे। इससे यहाँ पर यानी जो हाथ में इनके आपको ये देख पा रहे होंगे, इससे अपनी डायरेक्शन को ये इधर से उधर चेंज कर सकेंगे यानी अपनी डायरेक्शंस को कंट्रोल कर सकेंगे। इवन उसके बाद में जो भी न्यूज़ आ रही है ना उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो जेट सूट है इसको खरीदने के लिए जो हमारी भारतीय सेना है इन्होंने जो आरएफपी है यानी कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो जारी कर दिया है। और इवन यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो वैसे जेटपैक सूट बनाने की कंपनी
इंडिया के अंदर आपको इतनी नहीं देखने को मिलेगी, बाहर विदेशों में यहाँ पर इसके ऊपर ट्रायल हो भी चुका है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ यहाँ पर इसको बना रही हैं। तो कोशिश तो वैसे यह है कि हम अपने देश में खुद इसको डेवलप कर सकें, लेकिन बाहर से मदद लेनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर यही कोशिश है कि लेकिन इसमें हमारा भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो उतना ही ज़्यादा रहे जितना बाहर से हम इन्वॉल्वमेंट लेंगे। इवन बोला जा रहा है कि देखो हाल ही में ना जो आगरा के अंदर एक स्थित इंडियन आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ पर इसका डेमो किया गया और उस डेमो का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो चुका था। अब वो डेमो वीडियो आपने देखना है ना, तो उसके लिए क्या करना है, अगर कोई ट्विटर चलाता है तो वो क्या करे, इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज़ का ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर आप देख पाओगे 4-5 वीडियो उन्होंने डाल रखे हैं और दिखाया है कि किस प्रकार से जो जेट पैक सूट है वो काम कर सकता है। ठीक है, तो इसकी जो मतलब टेस्टिंग वगैरह है वो भी एग्जैक्टली हो चुकी है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। एक बात और बता दूं, अमेरिका, ब्रिटेन, इसके अलावा कई सारे और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो कि अभी क्या कर रही हैं, इस तरह के जेट पैक सूट के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, काम कर रही हैं और इसकी टेस्टिंग भी लगातार की जा रही है। सवाल यह है, बड़ी देर से जेट पैक सूट का नाम ले रहे हैं, ये काम कैसे करेगा, इसमें कितनी पावर है, फीचर्स क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। जेट पैक सूट के नाम से पता चल रहा है, इससे इंसान जो है ना पहनने के बाद में जेट की तरह उड़ सकता है, आप ऐसा कह सकते हो। यहाँ ना इसमें गैस टरबाइन इंजन का यूज़ किया जाता है, उस गैस टरबाइन इंजन के बेसिस पर यहाँ पर इंसान उड़ सकता है। साथ ही में यहाँ पर जेट फ्यूल से भी चलाया जा सकता है। इसे पहनकर सैनिक जो है हवा में 10 से 15 मीटर ऊपर तक उड़ सकते हैं। इसे पहनकर सेना के जो जवान हैं वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस जेट पैक सूट की जो मेन पावर है वो 1000 हॉर्स पावर आपको देखने को मिल जाएगी। इनमें हाथों पर भी इंजन जो है वो आप देख पाओगे लगा दिया जाता है, जिससे यहाँ पर वो अपनी डायरेक्शंस को कंट्रोल पर कर पाते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है। सवाल यह है कि इसकी ज़रूरत क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर सेना की जो है ना आज के समय में ज़रूरत बन चुकी है ये जेट सूट। जेट पैक सूट किसी भी मौसम में काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बारिश हो रही हो तो नहीं काम करेगा, किसी भी मौसम में यहाँ पर ये काम कर सकता है। ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर एक बाउंड्री देखने को मिलेगी, इंडिया चाइना के बीच में एक लंबी चौड़ी बाउंड्री देखने को मिलेगी, और दोनों ही देशों के साथ में हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी हैं, है ना, बॉर्डर को लेकर विवाद भी हैं। तो वहाँ पर इन जेट पैक सूट का बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। कैसे इंटरनेशनल बाउंड्री पर उड़कर निगरानी रखी जा सकती है, आप ऐसा कह सकते हो। ये एक मेन कह सकते हो इसका फीचर है। ठीक है, उसके बाद में जवानों को मोबिलाइज़ करने में भी हेल्प करेगा। मोबिलाइज़ मतलब जिसे पहनकर जो हमारे सैनिक हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी व्हीकल के, बिना किसी वाहन के भी पहुंच सकते हैं। और इस जेट पैक सूट को खरीदने के लिए आरएफपी जारी कर दिया है। जैसे मैंने बोला था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यहाँ पर जारी हो चुका है और बोला जा रहा है कि लगभग 48 कितने 48 जेट पैक सूट खरीदना चाह रही है हमारी इंडियन आर्मी। और सेना ने यहाँ पर काफ़ी सारी बातें बताई हैं कि जो जेट पैक सूट खरीदा जाएगा इसमें 2-4 बातें ज़रूर से ध्यान रखना कि वैसे तो इंडिया के अंदर इसको बनाने की कोई भी इतनी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें फोकस करना होगा कि 50 से 60% इसको इंडिया में ही डेवलप किया जाए, ताकि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर हो। और जेट पैक सूट का जो वज़न, इसका जो वेट है वो 40 किलो से कम ही होना चाहिए। ये बात भी यहाँ पर इंडियन आर्मी ने मेंशन की है। उसके साथ साथ बोला गया है कि कम से कम इस जेट पैक सूट की इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि ये 80 किलोग्राम के इंसान को लेकर उड़ सके, इतनी कैपेबिलिटीज़ तो होनी चाहिए। और ब्रिटिश आर्मी इसका ट्रायल ऑलरेडी कर चुकी है, आप ऐसा कह सकते हो। उन्होंने एक दो बहुत शानदार यहाँ पर जेट पैक सूट बनाया था, बहुत हैवी जेट पैक सूट बनाया था, उसका वीडियो वायरल है। उनकी रॉयल नेवी का जो चैनल है ना ट्विटर हैंडल पर, वहाँ पर आप वो वीडियो देख सकते हो, वो वीडियो वहाँ पर डला हुआ है। क्लियर हो गया? तो जैसे कॉमिक से किरदार होता है ना, जैसे आयरन मैन का नाम आपने सुना होगा, तो आयरन मैन का भी यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से आपको ये सूट जो है वो देखने को मिल जाता है, एग्जैक्टली कुछ ऐसा। और ऐसी सूट यहाँ पर जो है बनाया जाता है, जिसको हम लोग जेट पैक सूट बोलते हैं। तो जेट पैक सूट बनाने वाली वैसे अभी एक कंपनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोनॉटिक्स कंपनी, ग्रेविटी इंडस्ट्री। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली ब्रिटिश नेवी के लिए सूट बनाया है और वो सूट बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया है। यानी कि लगभग बोला जा रहा है कि उस सूट का जो वज़न है ना, जो आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, वो करीब लगभग 140 किलोग्राम के आसपास बताया जा रहा है। उसके साथ साथ ये जवानों को बहुत ऊंचाई तक उड़ा सकता है
बहुत तेज़ी से यहाँ पर चल सकता है। इसमें करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं। ये आप देख पाओगे, ग्रेविटी इंडस्ट्रीज़ जेट सूट की एक प्रॉपर वेबसाइट है इनकी। उस वेबसाइट पर इसके बारे में मेंशन भी किया गया है कि ये जो नया सूट बनाया गया है काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ के साथ में बनाया गया है, जिसमें टरबाइन जो 5 इंजन है वो यहाँ पर यूज़ करे गए हैं, फ्यूल का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में जो इंजन है उसका वेट लगभग 144 kg के आसपास है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ग्रेविटी इंडस्ट्री जो है ऑलरेडी काम कर चुकी है। ग्रेविटी इंडस्ट्री क्या है? तो ये ब्रिटिश कंपनी है एक, जिसको 2017 में बनाया गया था रिचर्ड ब्राउनिंग के थ्रू। तो इनकी प्रॉपर वेबसाइट है जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर इंडिया भी जल्दी यहाँ पर इस जेट पैक सूट का यूज़ कर सके और जल्दी हमारी जो आर्मी है वो यहाँ पर इसको परचेज़ करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके अलावा जो आपसे बोला गया था, एक रोबोटिक म्यूल को भी यूज़ करने के बारे में चर्चा की जा रही है। रोबोटिक म्यूल क्या होता है? म्यूल क्या होता है? उसको हम लोग खच्चर बोलते हैं। ठीक है, तो होता यहाँ पर यह है कि जो ये म्यूल है ना, ये क्या कर सकता है, जैसे खच्चर जो होता है ना, नॉर्मल खच्चर जो आप देख पाओगे, उसके अंदर ये ताकत होती है कि वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी सामान लेकर, हैवी से हैवी वेट लेकर यहाँ पर ऊपर चढ़ाई कर सकता है बहुत आराम से। बहुत ताकत होती है म्यूल के अंदर में। तो वैसे ही एक रोबोटिक म्यूल बनाया जा रहा है। अब रोबोटिक म्यूल से होगा क्या कि पहाड़ों के ऊपर जैसे हमारे जो आर्मी पर्सनल होता है ना, उनको ऊपर जाना है तो बहुत सारा सामान, बहुत वेट यहाँ पर उनको लेकर चलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो ये म्यूल है वो क्या कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हैं। वो जो वेट है वो यहाँ पर ये म्यूल लेकर चल सकता है सीधा पहाड़ों के ऊपर में, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, चाइना ऑलरेडी ये काम कर चुका है। लास्ट ईयर शायद फरवरी या मार्च में मैंने आपके साथ में एक वीडियो भी शेयर किया था जहां पर चाइना ने इस प्रकार का जो ये रोबोटिक डॉग है, यानी म्यूल है ना, इन चीज़ को बनाया है, उनकी टेस्टिंग की है, जो कि क्या कर सकता है, बहुत हैवी सामान को लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है। इससे जो हमारी इंडियन आर्मी है उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, उनकी जो क्षमताएँ हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी, आप ऐसा कह सकते हो। क्लियर हो गया? नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर क्वेश्चन अब की बार बन सकता है, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ जो है ना, ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो बोला ये जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर में लगभग 3000 से ज़्यादा लंपी स्किन डिजीज़ के जो केसेस है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिसमें से कुछ केसेस को ठीक कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि जिससे क्या हो रहा है, जो हमारी गायें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। लंपी स्किन डिजीज़ पिछले साल एक हॉट टॉपिक बना हुआ था, क्योंकि हर सप्ताह यहाँ पर इसकी चर्चा हो रही थी, क्योंकि पिछले साल बहुत सारी जो गायें हैं, भैंसें हैं, वो मारी गई हैं इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। तो ये तो आपने खबर पढ़ी है, न्यूज़ पढ़ी है। अब न्यूज़ में से यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी बनने वाली नहीं है एग्जामिनेशन के अंदर में। एग्जामिनेशन में जो आपने पता होना चाहिए वो लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार ये डिज़ीज़ क्या है और इस डिज़ीज़ ने कितना ज़्यादा बुरा असर डाला है हमारे डेयरी सेक्टर के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी इमेजेस हैं, मैं इसको टेलीग्राम पर PDF में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी आराम से रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर इन्फॉर्मेशन है, तो इस वजह से ये वाली इमेजेस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जब बात करते हैं लंपी स्किन डिजीज़ की, तो ये होती कैसे, एक वायरस की वजह से, कैप्री पॉक्स वायरस, जो कि पॉक्सीविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, इस वायरस की वजह से ही बीमारी फैलती है। अब फैलती कैसे है, तो फैलाने के पीछे का जो कारण है वो है मच्छर, मॉस्क्यूटो हो गए, बाइटिंग फ्लाइज हो गई। ये क्या करती हैं, जैसे एक अगर गाय बीमार है लंपी स्किन डिजीज़ से, तो उसको यहाँ पर काटने के बाद में दूसरी गाय को अगर काटती हैं तो इससे यहाँ पर ये जो बीमारी है वो फैल जाती है। तो मॉस्क्यूटो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो अगर किसी भी गाय को लंपी स्किन डिजीज़ होती है तो इसमें जो लक्षण है वो लगभग 4 से 14 दिन के बीच में दिखाई पड़ते हैं। और ये जो वायरस है ये गाय के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह पर अटैक करता है, जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर जो लंपी स्किन डिजीज़ है वो पूरी तरह से अटैक करती है। और इस वजह से यहाँ पर इस एरिया में अटैक होने की वजह से जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जो कि रिसेंटली देखा गया है। ठीक है, अब देखो बोला जा रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल अगस्त तक बहुत सारी डेथ हुई हैं हमारे गाय भैंसों की लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से, और सबसे ज़्यादा डेथ हुई है राजस्थान में। इसमें उत्तराखंड का नाम भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसकी वजह से अभी हम आर्टिकल कवर कर रहे हैं। तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, यूपी, एवं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी जो ये लंपी स्किन डिजीज़ है वो पहुँच चुका था पिछले साल। काफ़ी चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसकी वजह से जो इम्पैक्ट है ना, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा पड़ा है। कितना इम्पैक्ट पड़ा है तो मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार लंपी स्किन डिजीज़ से चिंता वाली बात क्या है। चिंता वाली बात यहाँ पर यह है कि इस बीमारी ने जो हमारे देश में मिल्क का प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कम कर दिया है। और अभी कुछ दिन पहले शायद फरवरी या मार्च मैंने आपको पढ़ाया भी था, थंबनेल भी लगाया था, याद आ रहा होगा आपको,
कि जो दूध है ना उसको हम लोग कहीं ना कहीं इम्पोर्ट करने की सोचने वाले थे। क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन बहुत कम हो चुका है मिल्क का, जिसके चक्कर में जो मिल्क के प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और मिल्क के प्रोडक्शन के कम होने के पीछे के रीज़न बहुत सारे हैं, जिसमें से एक रीज़न, सबसे मेन रीज़न, सबसे टॉप का रीज़न लंपी स्किन डिजीज़ भी था। लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से हमने गाय भैंसों को बहुत ज़्यादा मात्रा में खोया है, जिसकी वजह से जो ये दूध का प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। तो जो डेयरी इंडस्ट्री है भारत की, वो 13 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, इसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा है। इंडिया दुनिया में नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर है, तो आप कह सकते हो ये जो टैग है भारत से वो कहीं ना कहीं छिन सकता है, आप ऐसा कह सकते हो, इस बीमारी की वजह से। इंडिया ने साल 2020-21 में लगभग 209 मिलियन टन के आसपास मिल्क का प्रोडक्शन किया था। लेकिन अब की बार आप देख पाओगे बहुत सारे राज्यों के अंदर में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है ड्यू टू लंपी स्किन डिजीज़। और उससे भी बढ़कर चिंता वाली बात यह है कि गांव में ना काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं जो कि जिनके पास में 2-3 गायें हैं और उसी से यहाँ पर क्या करते हैं, दूध निकालने के बाद में उसको बेचते हैं, उससे उनका घर चल रहा है। मेन सोर्स ऑफ इनकम वही 2-3 गायें उनके घर की देखने को मिल जाती हैं। तो उनको भी लंपी स्किन डिजीज़ हुआ। तो लंपी स्किन डिजीज़ होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर वो जो गाय भैंस हैं वो गाय ख़त्म हो गई। अब वो गाय जब ख़त्म हो गई ना, तो उसकी वजह से कह सकते हो जो फैमिली है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहे, ठीक है। तो उनका जो मेन इनकम, सोर्स ऑफ इनकम था, वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ भी नज़र आया है। लंपी स्किन डिजीज़ का जो आउटब्रेक है, यानी कि कहाँ से ये बीमारी शुरू हुई थी और इंडिया में कैसे पहुँची, तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी जानकारी ले लेना। ये जो वायरस है लंपी स्किन डिजीज़ का, मतलब जिस वायरस की वजह से बीमारी होती है, ये सबसे पहली बार जाम्बिया में देखने को मिला था 1929 में, और उसके बाद में धीरे धीरे करके ये दुनिया भर में फैल गया। ये जो बीमारी है ये बांग्लादेश में आई थी जुलाई 2019 में, फिर बंगाल और ओडिशा में कह सकते हो कि एंटर कर चुकी थी 2019 में ही। लेकिन साल 2022 में नहीं, पिछले साल और इस साल की अगर हम बात करें तो ये जो बीमारी है ये खासकर पिछले साल यानी साल 2022 में अप्रैल के महीने में कच्छ में सबसे पहली बार आई थी। उसके बाद में ये पूरे देश भर में फैल गई, इवन कह सकते हो नॉर्थ, वेस्ट और अंडमान निकोबार आइलैंड तक ये लंपी स्किन डिजीज़ चला गया, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। और उसके बाद हुआ क्या है एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल शायद अक्टूबर-नवंबर में कुछ वीडियोस भी शेयर की गई थी जहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो काऊ की डेड बॉडीज़ हैं वो यहां पर पड़ी हुई थी लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। होता एग्जैक्टली है ना कि इसकी वजह से जो गाय हैं उनके बॉडी के ऊपर काफ़ी गांठें भी पड़ जाती हैं, ना ही वो गाय सही से खा पाती हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर अच्छे से खा नहीं पाएंगी तो दूध का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और यही रीज़न था जिसके चक्कर में दूध का प्रोडक्शन होता नहीं और कुछ टाइम बाद यहाँ पर उस गाय की डेथ हो जाती है। तो जैसे ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन होता है ना, उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, वैसी लंपी स्किन डिजीज़ का भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। बस थोड़े बहुत जो यहाँ पर लक्षण देख लिए हैं, दर्द है बॉडी में, है ना, उन सब चीज़ों को देखकर थोड़ा बहुत दवाइयाँ दे दी जाती हैं, बस कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लंपी स्किन डिजीज़ का देखने को मिलता नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन जब हालात काफ़ी बुरे हो गए थे तो जो हमारी सेंट्रल एडवाइजरी है ना, उन्होंने यहाँ पर एक रिकमेंडेशन दिया कि आप गोट पॉक्स वैक्सीन का यूज़ करो। जो गोट पॉक्स के लिए वैक्सीन यूज़ की जाती है ना, वही वैक्सीन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ऐसा एक रिकमेंडेशन आया था जब हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हो गए थे। एक और एडवाइजरी दी गई थी कि जहाँ जहाँ पे लंपी स्किन डिजीज़ पाया गया है उसके आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में आपको क्या कर देना चाहिए, सभी गाय जो भैंस उनको वैक्सीन दे देना चाहिए, क्योंकि उनको भी वो जो लंपी स्किन डिजीज़ है वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये जो आर्टिकल है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उतना ध्यान रखना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। पॉसिबिलिटी है कि इस बार ही क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाए ना। दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर मेरे साथ में 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है। इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, इंडिया और US, तो भारत और अमेरिका दोनों अपने संबंध को, अपने रिलेशंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। साथ ही साथ में जो G20 कॉपरेशन है उसको भी और ज़्यादा इम्प्रूव करते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अभी यहाँ पर जो हमारे PM मोदी हैं और साथ ही साथ में US के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, दोनों के बीच में एक मीटिंग होगी जहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। इन दोनों लीडर्स के पास में एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि साथ में बैठकर
वो किन किन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बोला जा रहा है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट, जैसे कि टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके बाद में ट्रेड, इंडस्ट्री, एजुकेशन, रिसर्च, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर। तो इन टॉपिक्स के ऊपर एक मेन फोकस करने वाले हैं ये दोनों देश, ऐसा बोला जा रहा है। साथ ही साथ में इंडिया और यूएस एक चीज़ के ऊपर और फोकस करेंगे। देखो, दोनों आज के समय पर लीडर्स हैं और दोनों का एक मेन विजन है। विजन क्या है कि जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री और ओपन बनाना। इंडो पैसिफिक रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की बात हम लोग कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर रीजन में जो चाइना का अग्रेशन है वो पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इंडिया और यूएस चाहते हैं कि चाइना के अग्रेशन को ख़त्म करके इस पर्टिकुलर रीजन को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, और इसके लिए क्वाड ग्रुप को भी बनाया गया है। आपको पता होगा जो क्वाड ग्रुप है इसके अंदर 4 देश हैं, और वो 4 देश कौन कौन से हैं? एक तो इंडिया हो गया, दूसरा यहाँ पर यूएस हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर जापान। इन चारों कंट्रीज़ का मेन काम है इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर में सिक्योरिटी को मेंटेन करना और साथ ही साथ में उस रीजन को प्रॉपरली फ्री बनाना। उसके साथ साथ बोला जा रहा है कि एक एक्सपेक्टेशन ये भी लगाया जा रहा है कि शायद जो हमारे पीएम मोदी और साथ ही साथ जो बाइडन हैं ये डिस्कस करेंगे एजुकेशनल एक्सचेंज को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी ये जो विज़िट होगी तो उसमें डिस्कशन काफ़ी सारा होगा, बट अभी हम केवल और केवल एक अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। एक बार मीटिंग होने दो, उसके बाद अपने आप सारे के सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हो जाएंगे। लेकिन एक बात और बोली गई है कि जब से पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं साल 2014 से, तब से बहुत बार विजिट कर चुके हैं यूएस में, और यूएस के साथ में जो रिलेशंस है वो इंडिया के पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। काफ़ी ग्रुप्स बन चुके हैं, काफ़ी ग्रुप्स पहले भी थे लेकिन वो एक्टिव हो चुके हैं, जहाँ पर इंडिया और यूएस का पार्टिसिपेशन इम्प्रूव हो चुका है, वो भी एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी जैसी मीटिंग होती है उसके बाद पता चलेगा कि हाँ किन किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया यूएस भी आजकल काफ़ी न्यूज़ में बने हुए हैं, और कई सारे रीजंस की वजह से। तो इंडिया यूएस को लेकर एक प्रॉपर रिलेशंस को लेकर कह सकते हो आपके पास में कुछ नोट्स तैयार होने चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर लिख लेना जो कि मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो हम लोग चलो इसको समझते हैं। आपका जो स्टैटिक पॉइंट है वो पॉइंट अब यहाँ पर क्लियर होगा। जब बात करते हैं हम लोग भारत और यूएस के रिलेशंस के बारे में, दोनों के संबंध के बारे में, तो दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री निकल कर आता है। दोनों के देशों में यहाँ पर कह सकते हो डेमोक्रेसी आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। इंडिया एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आपको देखने को मिल जाएगा दुनिया भर में। इंडिया और यूएस ने पिछले कुछ समय में कई सारे अग्रीमेंट्स करे हैं, और दोनों ने अलग अलग टारगेट रखे हैं, चाहे वो एनर्जी और क्लाइमेट चेंज को लेकर भी हो। तो एनर्जी और क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया यूएस के बीच में एक इनिशिएटिव है, और वो इनिशिएटिव किया गया है पेस के अंदर में, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है और साथ ही साथ में भारत का यहाँ पर जो बेसिकली भारत सरकार है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, इनका मेन मकसद है कि हम क्लीन एनर्जी को प्रमोट करें। आज जो एनर्जी यूज़ की जा रही है उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण, बहुत पोल्यूशन हो रहा है। तो हमारा मेन टारगेट है क्लीन एनर्जी को यूज़ किया जाए, और इसको लेकर दोनों देशों के जो साइंटिस्ट हैं उनकी जो टीम है वो नए नए इनोवेशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोनों देशों का एक कॉमन गोल है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सके। क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पोल्यूशन को रोककर। और इसी के लिए इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 के लिए जो एक पार्टनरशिप है वो ऑलरेडी यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है। फिर ये तो बात हो गई क्लाइमेट चेंज की। दूसरा आप देखोगे तो इंडिया यूएस के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। डिफेंस रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। भारत ने अमेरिका से बहुत सारे वेपन्स को परचेज़ किया हुआ है, और डिफेंस के मामले में बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी इंडिया ने यूएस के साथ में कर रखे हैं। तो इंडिया यूएस के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप देखने को मिल जाती है डिफेंस रिलेशंस के मामले में। और एक एग्रीमेंट हम लोगों ने किया था 2005 में, उसको बाद में अपडेट किया, और 2015 में बाद में अपडेट किया, है ना, 10 साल बाद। और उसके बाद आप देखोगे कि इंडिया यूएस ने मिलकर अलग अलग जो अग्रीमेंट्स है वो साइन किए पिछले कुछ सालों में। जैसे क्वाड बनाया, क्वाड के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। उसके साथ साथ जो क्वाड ग्रुप है इसका मेन मकसद क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में जो चाइना का अग्रेशन है इसको यहाँ पर कम करना। उसके अलावा इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान इनके बीच में एक अभ्यास भी हो रहा है जिसको हम लोग जानते हैं मालाबार एक्सरसाइज के नाम से। तो मालाबार अभ्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट अभ्यास माना जा रहा है, जो कि अगेन
एक बहुत कड़ा मैसेज है चाइना को कि चाइना अपना जो भी अग्रेशन है इंडो पैसिफिक में वो पूरी तरह से भूल जाए। उसके साथ साथ जैसे ही रिलेशंस इंप्रूव हुए डिफेंस के मामले में, अमेरिका के जो अलग अलग बेसिस हैं उन बेसिस का जो एक्सेस है वो भारत को मिल चुका है। अमेरिका का बेस जो है वो अफ्रीका के जिबूटी में भी है, साथ ही साथ में पैसिफिक के अंदर गुआम में भी है। तो कह सकते हो अफ्रीका से पूरा पैसिफिक ओशन के बीच में जो अमेरिका के बेसिस हैं वहाँ पर भारत का एक्सेस है, भारत यहाँ पर उन बेसिस को यूज़ कर सकता है। उसके अलावा इंडिया यूएस के बीच में 4 और डिफेंस एग्रीमेंट्स साइन करे गए हैं और उन एग्रीमेंट्स को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। बेका, GSOMIA, लेमुआ और कोमकासा, ये अलग अलग 4 एग्रीमेंट्स हैं। चारों एग्रीमेंट्स की बात करें तो बेका का फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। GSOMI का मतलब है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट और लेमुआ का मतलब है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में कोमकासा का मतलब है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये चारों एग्रीमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चारों एग्रीमेंट अगर मैं पढ़ाने बैठ गया तो अलग से मुझे 15 मिनट चाहिए, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जगह मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, आज से 2 साल पहले ही बना दिया था। और आप लोगों को कैसे मिलेगा तो सिंपल सा यूट्यूब पर जाओगे, लिख देना व्हाट इज़ बेका बाय दीपा यादव एजुकेशन, आपको वो वीडियो मिल जाएगा और ऊपर ही आ जाएगा वो वीडियो। वहाँ पर मैंने चारों एग्रीमेंट आपको समझा दिए हैं कुछ 8 से 10 मिनट के अंदर, वहाँ से आप इनको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा भारत और यूएस दोनों के बीच में ना एक और कोऑपरेशन देखने को मिलता है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, यानी आतंकवाद से लड़ने के लिए। तो आतंकवाद से लड़ने के लिए दोनों देश साथ में आ चुके थे। लगभग साल 2010 में यहाँ पर इन्होंने, आप कह सकते हो, एक कॉपरेशन इनिशिएटिव को साइन भी कर लिया था, जहाँ पर मेन मकसद है टेररिज्म को कंट्रोल करना। इसके अलावा इंडिया और यूएस के बीच में कई सारे अभ्यास भी होते हैं, एक्सरसाइज भी होती हैं। जैसे एक होती है इनके बीच में ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज में बात करेंगे तो टाइगर ट्रियम्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है जिसको 2019 में नवंबर में कंडक्ट किया गया था। उसके अलावा दोनों देशों की आर्मी के बीच में एक अभ्यास होता है युद्ध अभ्यास। दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस के बीच में एक अभ्यास होता है वज्र प्रहार। देन दोनों देशों के बीच में रिम्पैक रेड फ्लैग नाम की एक्सरसाइज भी की जाती है, ये ध्यान में रखना है। बात करेंगे व्यापार की तो यूएस जो है इंडिया का एक टॉप नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। अभी कुछ समय तक सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, बट अभी यहाँ पर फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। काफ़ी सारे देशों को रिप्लेस करके कह सकते हो इंडिया टॉप पर आ चुका है। और यूएस ने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया है भारत के अंदर में, इन्वेस्टमेंट के मामले भी कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा आगे ग्रो कर चुका है। प्लस यूएस की सरकार ने जो एक स्पेशल ट्रेड स्टेटस था वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। मैं आपको बता दूँ, एक बवाल हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के समय पर, और उन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लागू कर दी थी, है ना, और इससे व्यापार के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ गया था। जो हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्यूटीज़ वगैरह लगा दी थी, जिसके चक्कर में हमने भी बहुत सारे जो यूएस के प्रोडक्ट्स हैं वो बैन कर दिए थे अपने देश के अंदर में। तो ट्रेड को लेकर कुछ इश्यूज़ हो गए थे, बट वो इश्यूज़ यहाँ पर अभी रिजॉल्व हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में बात आती है साइंस एंड टेक की। तो साइंस एंड टेक के मामले में इसरो और साथ ही साथ में नासा। इसरो जो है भारत का स्पेस एजेंसी है, नासा यूएस का स्पेस एजेंसी है। दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं नई नई सैटेलाइट्स को बनाने के लिए। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नासा का इसरो, जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है निसार, वो रिसेंटली आपको पता है नासा ने भारत को सौंप दिया था, है ना। इसको लेकर भी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। बाकी इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे तो इंडिया के काफ़ी सारे लोग आपको यूएस में रहते हुए नजर आएंगे, और इवन यूएस के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पर भी काफ़ी सारे इंडियंस का रोल है। फॉर एग्जांपल आज जो है ना यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनका भी एक बहुत बड़ा इंडियन कनेक्शन देखने को मिल जाता है, ऐसा बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो ये मैंने इंडिया यूएस के रिलेशंस को लेकर कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप अपनी किताब से पढ़ोगे ना इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। यानी कि इससे आपको एक आइडिया लग जाता है। और जब आपको रिलेशन लिखने को आएंगे, क्योंकि यूपीएससी ने मेंस में कई बार डायरेक्टली रिलेशंस पूछ लिए हैं इंडिया यूएस के, तो वहाँ पर आप बहुत आराम से सीधा सीधा ये चीज़ें लिख सकते हो कि कहाँ पर एग्जैक्टली क्या स्टेटस है दोनों देशों का। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट होगा और बात की जा रही है शांति निकेतन की। शांति निकेतन जो कि एक टाउन है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर में, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस टाउन को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में ऐड करने के बारे में चर्चा की जा रही है। शांति निकेतन बेसिकली जो हमारे नोबेल लॉरिएट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनसे एसोसिएटेड एक इम्पॉर्टेंट जगह है। और अभी रिसेंटली यहाँ पर इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर रखा जाए, इस लिस्ट में इसको एक दर्जा दिया जाए, है ना। इसके लिए एक डिमांड की गई है, आप ऐसा कह सकते हो, एक रिकमेंडेशन किया गया है।
तो ये जो टाउन है कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के बिरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और इसी टाउन में एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी देखने को मिल जाती है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जिसको टैगोर जी ने ही बनाया था। रिसेंटली यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को भी इस कह सकते हो कि टैग मिल जाएगा जल्दी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में। तो यूनेस्को का जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये क्या है, ये भी आगे मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे काम कर सकता है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। शांति निकेतन, अगर इस जगह को हम लोग पूरी तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं और ये जो है इस लिस्ट में आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होगा और वेस्ट बंगाल की साइड से दूसरा कल्चरल सिंबल होगा जिसको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर रहे होंगे। बाकी साल 2021 में यूनेस्को ने दुर्गा पूजा जो कोलकाता में होती है इसको भी यहाँ पर जो है ये टैग दे दिया है ना। उसके साथ साथ मतलब उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का यहाँ पर टैग दे दिया है। तो कोलकाता की दुर्गा पूजा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देन उसके बाद में आप कह सकते हो अभी बात की जा रही है किसकी, अभी बात की जा रही है शांति निकेतन की। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और एलिमेंट पॉइंट्स को, यानी कि शांति निकेतन के बारे में जानेंगे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी काफ़ी चर्चा में, कल भी डिस्कस किया था हमने, उसके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद में मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि आखिरकार कैसे किसी चीज़ को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस भी आपने पता होना चाहिए। पहले हम बात करेंगे विश्व भारती यूनिवर्सिटी की। ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने फाउंड किया था 1921 में। और ये कह सकते हो दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी को लेकर एक एक्सपेक्टेशन है कि इसको भी हेरिटेज साइट का टैग मिल जाएगा अप्रैल, मई या जून 2023 तक। नॉर्मली होता क्या है कि जो हेरिटेज टैग दिया जाता है ना वो डेड मॉन्यूमेंट को दिया जाता है, जो डेड स्मारक है उनको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा होगा दुनिया में कि जो लिविंग यूनिवर्सिटी है जो कि काम कर रही है उसको यहाँ पे यूनेस्को की साइट से हेरिटेज टैग मिलेगा। इस वजह से विश्व भारती यूनिवर्सिटी ज़्यादा चर्चा में है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, यह है शांति निकेतन के अंदर में, जो वेस्ट बंगाल के अंदर एक टाउन है, मैंने आपको बताया। और इस यूनिवर्सिटी को 1921 में फाउंड किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के थ्रू। बाद में इसका जो नाम है वो यहाँ पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी रख दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर बिलीव करते थे एजुकेशन में, और इन्होंने यहाँ पर उसके बेसिस पर इस यूनिवर्सिटी के सिस्टम्स को लेकर आए। और यूनेस्को के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 1922 में जो विश्व भारती है इसको यहाँ पर इनाग्रेट किया गया था। और उसके बाद में बोला जा रहा है इसमें कई सारे आपको प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे, आर्ट, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटी, म्यूज़िक, इस प्रकार के जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर करवाए जाते हैं। हिंदी स्टडीज़, सिनो एशियन स्टडी, उसके बाद में ह्यूमैनिटीज़, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक के प्रोग्राम्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला जाता है कि वैसे तो यहाँ पर ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी चलती रही, लेकिन देश की आज़ादी तक तो ऐसी ही था, बट इसको यहाँ पर एक कॉलेज और इंस्टीट्यूशन का स्टेटस जो है दिया जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। मतलब इसका मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस इसको 1951 में दिया जाता है सेंट्रल एक्ट के माध्यम से। ठीक है, मतलब कि पहले तो कॉलेज ऐसा इंस्टीट्यूशन की तरह ही था, लेकिन बाद में इसको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो वो दर्जा कब दिया गया, 1951 में सेंट्रल एक्ट के माध्यम से दिया गया था। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके अलावा अब जैसे मैंने बोला है कि क्यों इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करने के बारे में चर्चा की जा रही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें शांति निकेतन को ऐड करने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो ये यूनेस्को क्या है इसको समझ लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी को 1945 में फाउंड किया गया था ताकि क्या कर सकें, जो यहाँ पर बेसिकली अभी हाँ इसका जो रोल है आगे मैं आपको बताऊँगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, यह लोकेटेड है पेरिस के अंदर जो फ्रांस में है। यूनेस्को के अपने आप में मेजर इनिशिएटिव है जैसे कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, उसके बाद नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़, एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर। इस प्रकार के यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं या फिर कह सकते हो अलग अलग इनिशिएटिव यूनेस्को के देखने को मिलते हैं, जिसमें ये अलग अलग बायोस्फीयर को, जैसे कि कहीं पर बायोस्फीयर डिक्लेयर करना है तो वो भी यूनेस्को के थ्रू किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम वगैरह यहाँ पर चलाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को यहाँ पर ऐड करता है ना। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि मान लो कोई एक जगह है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करने के बारे में चर्चा की गई है, तो उसको ऐड करने से पहले क्या करना पड़ता है, एक टेंटेटिव लिस्ट में रखना पड़ता है। यानी कुछ गाइडलाइंस हैं यूनेस्को की ही, अपने कुछ नियम हैं, उसमें बोला गया है कि ये बहुत मैंडेटरी, कंपलसरी, यानी कि बहुत ज़रूरी है कोई भी मॉन्यूमेंट, कोई भी साइट, उसको पहले 1 साल तक टेंटेटिव लिस्ट में रुकना पड़ेगा।
और उसके बाद में इसको फाइनल नॉमिनेशन के लिए आगे दिया जाएगा। जैसे एक बार नॉमिनेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया जाएगा। तो कोई भी साइट हो, कोई भी मॉन्यूमेंट हो, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आने से पहले टेंटेटिव लिस्ट में 1 साल रहना पड़ता है। अब यूनेस्को की दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहली चीज़, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है। देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर एक ऐसी जगह होती है जिसको यहाँ पर यूनेस्को एक टैग देता है, इसका दर्जा इसलिए देता है क्योंकि उस एरिया का अपने आप में स्पेशल कल्चर है, उसका इम्पॉर्टेंस है, कुछ ऐतिहासिक इम्पॉर्टेंस है। लोग जानते हैं, जैसा अभी हम शांति निकेतन की बात कर रहे हैं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो टैगोर जी के थ्रू यहाँ पर बनाया गया है, तो उसका अपने आप में इम्पॉर्टेंस है, अपने आप में एक स्पेशल कल्चर है। उस एरिया को यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया जाता है। तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की पूरी लिस्ट है, इसको मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन करने के लिए पूरा प्रोग्राम चलाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, जिसको यूनेस्को यहाँ पर रन करता है। और एक कमेटी है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, उसका मेन काम होता है ये सारी चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आज के समय में ये कितनी साइट्स देखने को मिल जाती हैं। तो लगभग यूनेस्को के अंदर लगभग 1100 के आसपास, कितनी, 1100 यूनेस्को लिस्टेड साइट्स नज़र आती हैं 167 मेंबर कंट्रीज़ की, जिसमें से 2021 में जो लिवरपूल है ना, लिवरपूल ये कह सकते हो एक मैरीटाइम सिटी है, यूके का एक शहर है लिवरपूल, इसको इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया था। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी जगह को इस लिस्ट में ऐड किया जाता है तो अगर उसको बाहर निकालना हो तो निकाला जा सकता है, बिल्कुल उस लिस्ट से उसको डिलीट भी किया जा सकता है। जैसे कि लिवरपूल जो शहर है यूके का, इसको डिलीट किया गया। इसको डिलीट क्यों किया गया, क्योंकि इसने अपना इम्पोर्टेंस, जो अपना महत्व है ना, वो यहाँ पर खोना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही 2007 में यूनेस्को ने जो अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी है ओमान के अंदर में, इसको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लिस्ट से निकाल दिया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंटिंग वगैरह होने लगी थी, इस चक्कर में उस लिस्ट से निकाल दिया गया। फिर जर्मनी की ना एक वैली है, एल्बे वैली, तो इसको 2009 में यहाँ पर निकाल दिया गया, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरा ब्रिज बन चुका था, काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो अगर कोई भी एरिया अपना इंपॉर्टेंस खो देता है तो उसके बाद में क्या होगा, उस एरिया को इस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इंडिया के अंदर कितनी साइट्स हैं, देखो इंडिया के अंदर में टोटल, वैसे अगर हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें, स्मारक की बात करें, तो 3691 3691 मॉन्यूमेंट्स और साइट्स आपको भारत में देखने को मिल जाती हैं टोटल। इनमें से जो 40 हैं वो यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें ताजमहल, अजंता केव, एलोरा केव्स, ये सारी की सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इवन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारी कुछ नेचुरल साइट भी हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसको यहाँ पर नेचुरल हेरिटेज साइट में रखा गया है यूनेस्को के अंदर में। उसके बाद गुजरात का हरप्पन सिटी है ना, धोलावीरा, तो जो धोलावीरा है वो भी यहाँ पर इंडिया का 40वां हेरिटेज साइट है। रमप्पा टेम्पल इंडिया का 39th हेरिटेज साइट आपको देखने को मिल जाएगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम के अंदर में है, ये इंडिया का पहला और इकलौता मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, जिसको आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हो। ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। उसके अलावा पता है जो टेंटेटिव लिस्ट होती है, उस टेंटेटिव लिस्ट में अभी बहुत सारे इंडिया के जो अलग अलग साइट्स है उसको इंक्लूड किया गया है। अब टेंटेटिव लिस्ट में मतलब है कि वो 1 साल तक उस लिस्ट में रहेंगे, उसके बाद उनको यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है वो दर्जा दिया जाएगा। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में चर्चा की जा रही है ICMR, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन्होंने यहाँ पर एक ट्रायल किया है, और वो ट्रायल क्या है, आपने ड्रोन तो सुना होगा, ड्रोन देखा भी होगा, आजकल तो ड्रोन नॉर्मल हो चुका है, शादी में भी ड्रोन का यूज़ हो रहा है, जो ड्रोन से कैमरा का शूटिंग वगैरह किया जाता है। ड्रोन का यूज़ हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा, बट ड्रोन का यूज़ और भी है, जैसे कुछ सामान को कैरी करना एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पर। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने एक और यहाँ पर कह सकते हो कारनामा करके दिखाया है कि जो ड्रोन है, इस ड्रोन से जो ब्लड बैग होता है, जो खून की थैली होती है, उसको यहाँ पर डिलीवर करके दिखाया है। तो यानी कि ड्रोन अब हमारे मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये काम किया गया है आई ड्रोन इनिशिएटिव के तहत, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। और हमने कोविड-19 के समय पर भी कुछ ऐसा देखा था, जहाँ पर ड्रोन के माध्यम से जो वैक्सीन्स हैं उनको यहाँ पर डिलीवर किया गया था। इससे क्या होता है, काफ़ी ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहाँ पे आप ड्रोन के माध्यम से जो सामान है वो पहुँचा सकते हो। जैसा आप देख पा रहे अभी जो यह ब्लड बैग है, जो खून का बैग है पूरा, इसको ट्रांसपोर्ट किया गया। और सबसे अच्छी चीज़ ये देखने को मिली है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद देखने को ये मिला कि सब कुछ बढ़िया था, कोई डैमेज नहीं हुआ, प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी निशान नहीं था, कोई भी डैमेज नहीं था, और आराम से हमने क्वालिटी तरीके से जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया है। तो हमें ऐसे ना
और भी चीज़ों की लाने की ज़रूरत है, ड्रोन का जो यूज़ है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इससे हम कह सकते हैं जो ड्रोन की क्षमताएँ, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो हम लोग यहाँ पर जान पाते हैं। तो इस वजह से आपने करना क्या है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के यूजेस हैं इसके बारे में जान लेना है। हो सकता है आपकी बार आपसे मेंस में पूछा जा सके एग्रीकल्चर को लेकर कि ड्रोन का यूज़ एग्रीकल्चर में कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ड्रोन काफ़ी चर्चा में है, ये भी बना रहता है, एक हॉट टॉपिक है। थोड़ी बहुत बातें हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी जो कहानी है इस आर्टिकल को लेकर वो एंड करेंगे। हुआ यहाँ पर यह है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने अलग अलग और भी मिनिस्ट्रीज़ को सजेस्ट किया है। क्या सजेस्ट किया है कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसका आप इफ़ेक्टिव यूज़ को प्रमोट करो, कि ड्रोन का हम कैसे बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा प्रमोट करो। हुआ क्या है कि जो ड्रोन्स है ना, इसके बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, नेशनल डिफेंस के लिए, एग्रीकल्चर, लॉ इन्फोर्समेंट, मैपिंग और भी दूसरे सेक्टर्स में ड्रोन का यूज़ किया जा सकता है। ड्रोन होता क्या है? देखो, ड्रोन बेसिकली एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई इंसान नहीं होता है, इसको रिमोट से चलाया जाता है। ओरिजिनली हमने ड्रोन को बनाया था अपने मिलिट्री पर्पज़ के लिए, मिलिट्री इंडस्ट्री में, लेकिन धीरे धीरे ड्रोन की एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाया गया, हर एक सेक्टर में ड्रोन का यूज़ होने लगा। ड्रोन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होने लगा, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आज के समय में बहुत सारे जो टेररिस्ट अटैक हैं उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर ड्रोन का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा किसी एरिया पे निगरानी रखनी है, या फिर हेल्थ डिलीवरी के लिए भी यहाँ पर, यानी कि हेल्थ केयर डिलीवरी, जैसे हाल ही में तेलंगाना की सरकार ने जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ किया था वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए रिमोट एरियाज़ में। ड्रोन का यूज़ आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कर सकते हो। एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे, तो जैसे कि कुछ हमारे जो हमारे वो होता है ना, पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव होता है, यानी कीटनाशक को छिड़कते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो फिर क्या होता है कि उस पेस्टिसाइड को आराम से छिड़का जा सकता है ड्रोन का यूज़ करके। तो ड्रोन का यूज़ हम काफ़ी तरीके से कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप ऐसा कह सकते हो। उसके अलावा सर्वे वगैरह करने के लिए भी यहाँ पर ड्रोन का यूज़ किया जा सकता है। मॉनिटरिंग करने के लिए ड्रोन का यूज़ करते हैं, मॉनिटरिंग मतलब एक एरिया के ऊपर निगरानी रखने के लिए। और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना, यहाँ पर इसको लेकर एक स्वामित्व स्कीम जो है ये भारत सरकार ने लॉन्च की थी। यहाँ पर हमारा मेन मकसद है कि जो विलेज है, जो गांव है, वहाँ पर उसकी पूरी प्रॉपर मैपिंग करना। मैपिंग करने के बाद में गांव के जो लोग हैं उनको प्रॉपर उनके प्रॉपर्टी कार्ड्स प्रोवाइड करवाना। ठीक है, जो लीगल जगह है उनको देकर उनके प्रॉपर्टी कार्ड्स देना। तो इसके लिए यहाँ पर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी कारगर साबित हुई। उस ड्रोन टेक्नोलॉजी का सभी जगह पर यूज़ हो रहा है। उसके बाद सर्विलांस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया है ना, कि कहीं पर हमें निगरानी रखनी है, कैमरे की तरफ पर कैमरे के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इवन यहाँ पर कहीं पर जैसे हमारे नेशनल पार्क वगैरह हैं उसके ऊपर भी ड्रोन का यूज़ किया जा सकता है। क्या करने के लिए, तो कोई जानवरों का शिकार तो नहीं कर रहा है ना, या फिर जंगल में आग लग चुकी है तो उसको यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए कितने बड़े लेवल पर है, इसको यहाँ पर ड्रोन उड़ाकर वो क्या कर सकता है, उन चीज़ों को मॉनिटर कर सकता है। तो ड्रोन के कई सारे यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इससे संबंधित कुछ दिक्कतें भी हैं। अब दिक्कत क्या है, सबसे पहली चीज़, जैसे जैसे ड्रोन का यूज़ बढ़ा है ना, इससे अटैक बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, भारत के बॉर्डर पर आपने देखा है ड्रोन के यूज़ करके ना कई बार अटैक भी होता हुआ नज़र आया है। क्योंकि ड्रोन से अटैक हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ड्रोन काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। अगर आपने दूसरा वेपन खरीदना हो तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा, बट ड्रोन जो है काफ़ी सस्ता पड़ जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर ये अटैक होते हुए नज़र आते हैं। उसके अलावा ड्रोन का यूज़ कहीं ना कहीं जो हथियार होते हैं उसको डिलीवर करने के लिए किया जा रहा है, या फिर ड्रग्स वगैरह को डिलीवर करने के लिए भी यहाँ पर ड्रोन का यूज़ हो रहा है। तो ये इसके कुछ इश्यूज़ भी हैं। यूपीएससी ने साल 2020 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, 1 2 3 4 4 एक्टिविटीज़ दी गई हैं और पूछा गया है कि इन चारों एक्टिविटीज़ को पहले एक बार देख लो, और उसके बाद नीचे पूछा गया है कि बताओ इनमें से जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उस ड्रोन का यूज़ करके हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। पहली चीज़, क्या हम ड्रोन का यूज़ करके जो कीटनाशक होता है उसको खेतों में छिड़क सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। दूसरा, कि जो वोल्केनो यानी कि जो हमारे ज्वालामुखी हैं, है ना, उनके ऊपर अगर निगरानी रखनी है, कुछ डेटा निकालना है, तो क्या उसके ऊपर ड्रोन उड़ा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जंगल में आग लग जाती है तो यहाँ पर ड्रोन उड़कर उसको मॉनिटर कर सकता है, तो वोल्केनोस को भी देख सकता है। देन उसके बाद में लास्ट यहाँ पर यह है कि ब्रीथिंग सैंपल्स जो होते हैं हमारी स्पाउटिंग वेल के, उसको भी ड्रोन कलेक्ट कर सकता है। हाँ, ये भी काम किया जा सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। कैसे? देखो, जो स्पाउटिंग वेल होती है ना, वो क्या करती है, जैसे ये वेल अगर है तो ये फव्वारा छोड़ती है ऊपर बहुत तेज़ी से,
बहुत ऊपर फव्वारा छोड़ती है। तो जो ड्रोन है ना, ड्रोन यहाँ पर इसके ऊपर खड़ा होकर अगर जहाँ जिस एरिया पे वो फव्वारा छोड़ रही है उस एरिया पर उसके जो ब्रीथिंग सैंपल्स हैं वो सैंपल कलेक्ट कर सकता है ड्रोन, और ड्रोन सैंपल कलेक्ट करने के बाद में उसका डीएनए एनालिसिस करवा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो तीनों ही चीज़ें कर सकता है ड्रोन। दैट इज़ वाई इसका जो सही उत्तर होना चाहिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3, और यही यहाँ पर इसका सही उत्तर देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ आपको ऐसी नजर आएंगी कि ड्रोन सारा ही काम कर सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, एक छोटा सा लॉजिक चाहिए था, और अगर आपने पढ़ा होगा ड्रोन के बारे में तो एक आइडिया तो ज़रूर लगा सकते थे, है ना, अगर आपने पढ़ा होता तो। क्लियर हो गया? तो आगे क्वेश्चन आएगा, आप आराम से हैंडल कर पाओगे। चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। सबसे पहला और एक लौता इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल, ज़बरदस्त आर्टिकल है, और मतलब आज काफ़ी सारे रेलिवेंट आर्टिकल आए हैं न्यूज़ में, है ना। तो ये इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को लेकर है, और ये इंडियन स्पेस पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, वो सब आगे मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेंगे। आज का मेंस का क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? अभी मैंने आपको परसों पढ़ाया था किस चीज़ के बारे में, राजस्थान में बहुत सारा जो लिथियम है वो पाया गया है, जो हमें जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम मिला था ना 5.9 मिलियन टन्स के आसपास का, उससे भी ज़्यादा लिथियम रिसेंटली राजस्थान में मिला है। ठीक है, राजस्थान के बीचों बीच में यहाँ पर उससे ज़्यादा लिथियम मिला है। इसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग काफ़ी इंप्रूव हो सकती है लिथियम के मामले में। तो उसी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। परसों ही मैंने आपको लिथियम के यूज़ क्या होते हैं, लिथियम भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, एनर्जी सेक्टर में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, सब कुछ समझाया था। तो उसके बेसिस पर आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द फाइंडिंग ऑफ लिथियम डिपॉजिट्स इन इंडिया, भारत में जो लिथियम के भंडार मिल रहे हैं, इसका कह सकते हो इसका जो प्रभाव है वो हमारे नेशन की एनर्जी सिक्योरिटी पर कैसा पड़ने वाला है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कैसा पड़ने वाला है, इसके बारे में आपने चर्चा करनी है। हिंदी में रीड कर देता हूँ। भारत में जो लिथियम जमा की खोज है, इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। बताओ क्या ये सही है? इसको लेकर अपने यहाँ पर स्टेटमेंट देना है। फेवर में हो तो फेवर में लिखना, नहीं हो सकता तो वो वाले पॉइंट्स लिखना। ठीक है, कि हाँ क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में आपने समझाना है। इकोनॉमी के ऊपर में और एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे आपको सबमिट करना है, उसके लिए टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और जैसे ही आप फुल फॉर्म लिखोगे ना, टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे 56,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप भी अपने आंसर को वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। और आंसर को जब सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? चलो आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल पर, दैट इज़ इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023। इस एडिटोरियल को लिखा है राकेश सूद साहब ने, और इनके कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ पढ़ने की, खोजने खाजने की आवश्यकता नहीं है। अपना टाइम बचाओ, सीधा यहाँ से पढ़कर अपना कॉपी पेस्ट कर लो। देखो, इंडियन स्पेस पॉलिसी को जानने से पहले जानो कि अभी हम स्पेस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेवलपमेंट्स लगातार पिछले कुछ समय से करते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत का जो स्पेस एजेंसी है दैट इज़ इसरो, इसके ऊपर एक मेन फोकस होने वाला है। इसरो एक समय पर ऐसा था कि हमारे पास में कोई भी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। इसरो ने एक ज़माने में जो रॉकेट लॉन्च किया था ना, मतलब पहले के हमारे साइंटिस्ट थे वो पेड़ से रॉकेट लॉन्च किया करते थे। आज इसरो इस लेवल पर पहुंच चुका है कि दुनिया भर के जो देश हैं, ज़्यादातर देश हैं, वो अपने सैटेलाइट्स भारत से लॉन्च करवा रहे हैं, और भारत के पास में क्षमता है दुनिया के देशों के जो स्पेस एजेंसीज उनको टक्कर देने की, कि हम सस्ते दाम में, बहुत कम कॉस्ट में और बहुत क्वालिटी वाले तरीके से उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकें। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, अपनी स्पेस सेक्टर को और बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि इसरो की ग्रोथ जो है ना, जिस लेवल पर होनी चाहिए थी उस लेवल पर हो नहीं रही है। जैसे नासा की आप ग्रोथ देखोगे, यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी, उसकी ग्रोथ कुछ अलग ही लेवल पर चल रही है, उनका बजट भी कुछ अलग लेवल पर चल रहा है, कुछ कर रहे हैं वो काम, बट इसरो की ग्रोथ उस लेवल पर नहीं नज़र आ रही है। तो उसको ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अभी यहाँ पर इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के ऊपर फोकस किया गया है, और इस पॉलिसी के अंदर एक मेजर फोकस है कि हम इंडिया में जो हमारी प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी एक मौका दें, जैसा यूएस ने किया है।
ये एक मेन फोकस होने वाला है। तो इस पूरे पॉलिसी का जो मेन बैकग्राउंड है ना, वो मेन बैकग्राउंड यही है कि हमें नासा की तरह आगे निकलना है। नासा काफ़ी तेज़ी से आगे निकल रहा है, उसके पीछे का रीज़न है कि वहाँ पर जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ हैं उनका भी एक काफ़ी अच्छा रोल है। प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ के माध्यम से नासा को आधे से ज़्यादा मदद मिल जाती है। छोटे मोटे काम तो वही कर डालेंगी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं। नासा अपने बड़े लेवल पर बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर सकता है, वैसा इंडिया के साथ में नहीं है। तो इसी के लिए इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को लेकर आया गया, जहां पर मेन मकसद है हम लोग क्या कर सकें कि कुछ नई नई बॉडीज़ को बनाएं, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पर एक मौका मिले, वो भी इंडिया में इसरो के साथ मिलकर काम कर सकें। इस पॉलिसी के अंदर मेन मकसद है कि जो इसरो के मिशन है उसको और बड़ा किया जा सके, उसको और ज़्यादा इनोवेटिव किया जा सके। उसके लिए यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि इसरो को छोटे छोटे जो काम हैं वो यहाँ पर थोड़े बहुत छोड़ने पड़ेंगे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर में अपना वो बड़े मिशंस के ऊपर फोकस कर सकता है। उससे पहले आपने समझना होगा कि इंडिया का जो पूरा स्पेस सेक्टर है उसका स्टेटस क्या है, वो किस लेवल पर है भारत के अंदर। तो भारत का जो स्पेस सेक्टर है ना, यहाँ पर आप जब देखोगे तो एक अच्छी बात इंडिया में ये देखने को मिलती है कि हम जो सैटेलाइट्स बनाते हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, यानी सस्ते दाम में एक क्वालिटी वाला काम करके यहाँ पर हमारा इसरो जो है वो देता है। इस वजह से इंडिया बहुत सारे देशों की सैटेलाइट लॉन्च भी करता है स्पेस में, और बहुत सारे देशों को पसंद भी आता है यहाँ पर इंडिया के इसरो का काम। इसरो इसीलिए दुनिया में 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है। जैसे दुनिया में अलग अलग देशों, जैसे रशिया का रॉसकॉस्मोस है ना, उसके बाद यूएस का नासा है, इंडिया का इसरो है। तो ऐसे आप जब देखोगे तो इंडिया का 6ठा लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है दुनिया में। उसके बाद में जब बात करते हैं प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ की, तो भारत में लगभग 400 से ज़्यादा प्राइवेट स्पेस कंपनी हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। और इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज़ के साथ में इंडिया जो है 5वें नंबर पर आने वाला देश है, जिसके पास में काफ़ी सारी प्राइवेट स्पेस कंपनियां भी नज़र आती हैं। इंडिया के स्पेस सेक्टर में हाल ही में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स होते हुए नज़र आए हैं। जैसे हम लोगों ने अपनी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड कर दिया है। इंडिया की सैटेलाइट बनाने की जो ताकत है वो यहाँ पर काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, और बोला जा रहा है कि आने वाले समय पर हमारा टारगेट है 2025 तक जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी है वो लगभग $3.2 बिलियन तक हमारी पहुँच जाए। उसका एक प्रोग्राम चलाया गया, संवाद प्रोग्राम। जो संवाद प्रोग्राम, एक प्रोग्राम क्या करता है, स्पेस रिसर्च को आगे बढ़ाने के ऊपर, यानी कि जो खासकर नौजवान लोग हैं, युवा हैं, उनमें यहाँ पर स्पेस को लेकर दिलचस्पी को जगाना। इसलिए जो इसरो है वो आज के समय पर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम को भी लेकर चला रहा है, और वो प्रोग्राम यहाँ पर उन प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग हैं उनको एंकरेज किया जा रहा है कि वो स्पेस इंडस्ट्रीज़ में आएँ। क्लियर हो गया। तो हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है प्राइवेट एंटिटीज़ को यहाँ पर लेकर आना। जैसे राइटर एग्जाम्पल देते हैं किसका, यूएस का। यूएस में आपको देखने को मिल जाएगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसका है? इलॉन मस्क का। ब्लू ओरिजिन किसका है? जेफ बेजोस का। ऐसे और भी बहुत सारी स्पेस एजेंसियाँ, स्पेस कंपनियाँ हैं प्राइवेट, लेकिन इनका नाम बहुत है। बड़े बड़े काम यहाँ पर ये कंपनियाँ कर सकती हैं। इवन यहाँ पर इन्होंने स्पेस टूरिज्म को रिसेंटली स्टार्ट किया। आप अंतरिक्ष में घूमना जाना चाहते हो, ये कंपनियाँ वो काम कर सकती हैं, आपको स्पेस में घुमा कर लेकर आ सकती हैं। ठीक है। तो नासा को यहाँ पर काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आराम मिल जाता है। वो यहाँ पर अपने मेन मिशंस के ऊपर फोकस रहता है, और अगर इन्हें छोटे मोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं वो सीधा स्पेस एक्स को सौंपेंगे, स्पेस एक्स यहाँ पर वो काम कर देगा। तो यानी कि प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ का सपोर्ट बिल्कुल मिल रहा है नासा को, और नासा भी उन कंपनीज़ को सपोर्ट कर रहा है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। वही चीज़ हम इंडिया में भी चाहते हैं कि इंडिया की जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ है वो इसरो के साथ मिलकर काम करें। ठीक है, इससे ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन हो क्या रहा है ना, हमारे इस स्पेस सेक्टर में, इस स्पेस इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस भी नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहली परेशानी क्या है कि कमर्शलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। स्पेस में आप कह सकते हो कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। अभी इंटरनेट सर्विस देने के लिए स्पेस एक्स ने क्या किया है, स्टारलिंक को लॉन्च कर दिया है। स्टारलिंक सैटेलाइट, यानी कि आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्टेड वाला। ठीक है, ये टावर वाला नहीं, क्योंकि टावर वाला जो इंटरनेट होता है कहीं पर चलता है, कहीं पर नहीं चलता है। लेकिन जो स्पेस एक्स सैटेलाइट से, जो स्टारलिंक की सैटेलाइट है ना, अगर आपका इंटरनेट उससे कनेक्टेड है तो आप कहीं पर भी हो, किसी टापू पर, किसी आइलैंड पर हो, तो वहाँ पर भी आप आराम से इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर पूरा कह सकते हो अलग अलग कंपनीज़, एयरटेल भी आ चुका है, एयरटेल ने यहाँ पर एक कंपनी में शेयर ले रखा है।
है ना। तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, और ऐसी कई सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया गया है। तो स्पेस का कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है और इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई नियम कानून नहीं है, अपने हिसाब से लगातार ये लोग लॉन्च करते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर एक मोनोपलाइजेशन हो सकता है इन चीज़ों का, कहीं ना कहीं स्पेस एक्स जैसी कंपनीज जो है इन चीज़ों को पूरी तरह से अपने हाथ में ले सकती हैं। एक ही जना ये काम करने वाला हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और स्पेस एक्स काफ़ी स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है ऑलरेडी, तो अपने हाथ में वो पहले यहाँ पर ये जो मामला है इसको जगड़ कर लेकर चल रहा है। तो इससे कमर्शलाइजेशन बढ़ रहा है, और क्योंकि कोई नियम कानून नहीं है इस वजह से लोग पैसा कमा रहे हैं खूब। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम आपको स्पेस सेक्टर में देखने को मिलेगा वह है स्पेस डेब्रिस, यानी कि अंतरिक्ष का कचरा। आप देखोगे कि लगातार बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही हैं। अब वो सैटेलाइट ऐसा तो नहीं ज़िंदगी भर के लिए काम करेंगी, कुछ उम्र होती है इनके 10 साल, 15 साल, 12 साल। उस उम्र के बाद में वो सैटेलाइट्स बेकार हो जाती हैं। बेकार होने के बाद में क्या होगा, वो स्पेस के अंदर तैरती हुई नजर आएंगी। अब रॉकेट अंतरिक्ष में जा रहा है, रॉकेट क्या करेगा, सैटेलाइट को लॉन्च करता है, उसका बर्स्ट हो जाता है, काफ़ी सारा जो डेब्रिस है, काफ़ी सारा जो कह सकते हो कूड़ा है, वो यहाँ पर अंतरिक्ष में रह जाता है। तो स्पेस डेब्रिस भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक दूसरा चैलेंज है हमारे स्पेस इंडस्ट्री में। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है चाइना का एक सबसे ज़्यादा अग्रेशन। चाइना की स्पेस इंडस्ट्री जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है उतनी तेज़ी से किसी की इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है। इवन चाइना ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बेडो करके यहाँ पर बना दिया है। जैसे हम जीपीएस का यूज़ करते हैं वैसे भारत का भी एक सिस्टम है नेविक, बट चाइना का सक्सेसफुल यहाँ पर काम कर रहा है। चाइना यहाँ पर डेवलप कर चुका है, लॉन्च कर चुका है अपने नेविगेशन सिस्टम को, यानी कि इसने तो यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अपनी कम कर दी है। उसके बाद में आप देखोगे चाइना क्या कर रहा है आज के समय पर, जो आउटर स्पेस वाला रीजन है ना उसको वो वेपनाइज कर सकता है। कैसे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। हो क्या रहा है कि अभी ना बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉन्च हो रही हैं। अब एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखने के लिए भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है। तो इससे दुनिया भर में जो विश्वास है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा बीच में इन सब देशों के। और इसके चक्कर में अगर किसी ने एक दूसरे की सैटेलाइट पर अगर अटैक कर दिया तो इससे क्या होगा, बहुत सारी जो सैटेलाइट्स है वो बेकार हो सकती हैं, या फिर कह सकते हो सारी सैटेलाइट्स रिस्क में पहुंच सकती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय पर। तो इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, स्पेस का वेपनाइजेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं देश एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखने के लिए, और अगर ऐसा होगा किसी ने दूसरे को अटैक कर दिया, दूसरे ने दूसरे की सैटेलाइट को अटैक कर दिया और इससे आपस में सारी सैटेलाइट्स बर्स्ट हो सकती हैं, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली चीज़, जो भी अंतरिक्ष में कचरा है उसको यहाँ पर देखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए एक काम होना चाहिए, और इंडिया उसको लेकर ऑलरेडी प्रोजेक्ट लेकर आ चुका है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेत्र। जो प्रोजेक्ट नेत्र है ये बेसिकली एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये क्या करता है, ये हमें बताएगा कि भाई ये सामने यहाँ पर एक डेब्रिस आ चुका है, सामने कचरा आ चुका है। इससे क्या कर सकेंगे, हम अपने सैटेलाइट को बचा सकेंगे। नहीं तो फिर, क्योंकि कई 100 किलोमीटर की स्पीड से वो कचरा अंतरिक्ष में घूम रहा है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट नेत्रा को लेकर आया गया, क्योंकि वो क्या करेगा, वो इन सारे के सारे जितना भी कचरा अंतरिक्ष में उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा और आपको बताएगा, आपके सैटेलाइट्स को सुरक्षित रखने का काम करेगा। नहीं तो फिर अगर वो सैटेलाइट्स इन कचरों से टकराती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो मिशन है वो भी यहाँ पर फेल हो सकता है। ये काम किया जा रहा है। उसके बाद में दूसरा हमें क्या करना चाहिए, अभी स्पेस सेक्टर में जो वेमेन है उनको भी थोड़ा सा लेकर आना चाहिए। स्पेस फॉर वेमेन करके यहाँ पर एक यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव, एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर वो स्पेस सेक्टर में वेमेन एम्पावरमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। वेमेन का रोल भी यहाँ पर होना चाहिए, इसको लेकर डिस्कशन करते हैं, और इसको लेकर इंडिया भी काम कर रहा है। इसरो ने काफ़ी सारे काम किए हैं। आपने पता होगा आज़ादी सेट सैटेलाइट के बारे में, जो आज़ादी सेट सैटेलाइट है ना, वो इंडिया में लगभग 750 स्कूल की लड़कियों ने मिलकर यहाँ पर उस सैटेलाइट को बनाया था। तो इंडिया भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉलेज के साथ में इस प्रकार से इंटर्नशिप वगैरह करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर प्रमोट किया जाए आगे इस इंडस्ट्री के अंदर में, ऐसा एक मेन फोकस रखा जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपको इंडियन स्पेस पॉलिसी को लेकर देखने को मिल जाएगा। ये मैंने आपको सारी की सारी जो बातें हैं वो बता दी हैं। एक ज़माना था इसरो के काफ़ी बुरे हाल थे। इसरो बहुत सारे अलग अलग देशों से सैटेलाइट्स को परचेज़ करके यहाँ पर यूज़ कर रहा था। हमें बहुत सारे कंपनी को पेमेंट करना पड़ता था। जैसे टेलीविज़न की सर्विस देनी है तो उसके लिए अलग अलग विदेशी कंपनी को पेमेंट करना पड़ता था, क्योंकि उनकी सैटेलाइट्स का हम यूज़ कर रहे थे। बट धीरे धीरे करके हम लोगों ने क्या किया, चीज़ों को डेवलप किया, खुद से यहाँ पर चीज़ों को लेकर आने की कोशिश की है। तो इंडियन स्पेस पॉलिसी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट था जहाँ पर एक प्रॉपर विजन रखा गया है। विजन यहाँ पर यह है कि हम अपने स्पेस इंडस्ट्री को कुछ अलग तरीके से यहाँ पर
ग्रो करें। इवन यहाँ पर जैसे दुनिया भर में अलग अलग जो स्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर टक्कर देने के लिए कह सकते हो, ये इंडिया ने अपना जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट किया है, जो नीति है वो यहाँ पर वो लेकर आए हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं। देखो हमारे पास में एक और छोटा सा आर्टिकल है, बस इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फालतू की चीज़ों के बारे में चर्चा भी की गई है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। देखो हुआ क्या है कि आज जो है 11 मई। 11 मई और 13 मई ये दोनों तारीखें याद रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि 11 मई 13 मई 1998 में आपको पता था पोखरण 2 का टेस्ट किया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था भारत के थ्रू, जिससे भारत यहाँ पर कहा गया दुनिया भर में कि हाँ भारत एक न्यूक्लियर कंट्री बन चुका है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्टली फैक्ट्स बताता हूँ। ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये है 18 मई 1974 का, 1974 का। तो 1974 में पहली बार पोखरण टेस्ट हुआ था। पोखरण जो कि राजस्थान में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो उस स्माइलिंग बुद्धा के तहत भारत ने अपना सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया था पोखरण में, और इसके साथ भारत छठा कंट्री बन चुका था ये काम करने वाला। दुनिया भर के देश विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि हाँ इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके बाकी सारी कंट्रीज ने विश्वास किया जब हम लोगों ने दोबारा ट्रायल करें। तो जो इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट था ये मैंने आपको बताया कब की बात है, 18 मई 1974 को। तो इस वजह से जो हमारा 18 मई आता है ना हर साल, तो हम उसको नेशनल टेक्नोलॉजी जो डे है कुछ इसी नाम से जो है वो हम लोग यहाँ पर हर साल मनाते हैं। ठीक है, अभी आएगा तो आगे मैं आपको, यानी 18 मई आएगा तो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी इसके बारे में। तो अभी बात यह है कि जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। स्माइलिंग बुद्धा का कोड नेम क्यों दिया गया था, क्या आपको पता है? देखो 18 मई 1974 इंडिया ने जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में किया था, जिसको नाम पोखरण दिया गया, बेसिकली स्माइलिंग बुद्धा इसको नाम दिया गया था। तो वो जो नाम है वो बेसिकली क्यों दिया गया, क्योंकि उस समय पर बुद्ध पूर्णिमा थी। ठीक है, जो टेस्ट की डेट थी ना वो बुद्धिस्ट फेस्टिवल जो बुद्ध पूर्णिमा था उसके साथ ही यहाँ पर टेस्ट किया था हम लोगों ने। तो इस वजह से जो ये नाम है वो यहाँ पर स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। ये सब पीएम इंदिरा गांधी के अंडर में किया गया था। पीएम इंदिरा गांधी उस समय पर इस पूरे न्यूक्लियर टेस्ट को लीड कर रही थी। ये बात थी किसकी? पोखरण 1 की, है ना, जो हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 18 मई 1974 में। अब बात आती है पोखरण 2 की। जो पोखरण 2 किया गया था, जो पोखरण 2 वाला टेस्ट हुआ था, तो ये हुआ था लगभग 11 मई और 13 मई को 1998 में। 3 विस्फोट करे गए थे, जिनमें से 11 मई को एक विस्फोट हुआ था और 13 मई को 2 विस्फोट हुए थे। और तीनों बम की ताकत कितनी थी? एक की ताकत थी 1.5 किलो एटम बम, मतलब तीनों बम की ताकत 1.5 किलो टन एटम बम, 4.5 किलो टन हाइड्रोजन बम, 0.2 किलो टन सब किलोटन डिवाइस। तो इस प्रकार की यहाँ पर ताकत इसमें देखने को मिलेगी। भारत दुनिया का छठा परमाणु ताकत वाला जो देश है वो बन चुका था जिसके पास में न्यूक्लियर एनर्जी आ चुकी थी। तो ये पोखरण 2 था, ध्यान रखना। पोखरण 2 में हमने 3 टेस्ट किए थे। पोखरण 1 जो है वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अब्दुल कलाम जी, साथ ही साथ में जो चिदम्बरम जी थे, तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर जो पोखरण 2 था इसके यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन माने जाते थे, एक मेन सूत्रधार माने जाते थे, यहाँ पर ऐसा बोला गया है। तो ऐसे यहाँ पर ध्यान रखना है 18 मई 1974 में पहला परीक्षण हुआ था न्यूक्लियर वेपन का, और वो इंदिरा गांधी जी के अंडर में किया गया था जिसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। सेकंड 11 मई को हुआ था, 11 और 13 मई को 1998 में अटल सरकार के अंडर में यहाँ पर एक काम किया गया था, है ना। कहीं पर आपको 3 परमाणु टेस्ट देखने को मिलेंगे, कहीं पर 5 परमाणु टेस्ट देखने को मिलेंगे, ये करवाए गए थे। फिर ऑपरेशन शक्ति को चलाया गया। इसके जरिए यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर पूरा बता दिया कि देखो हम लोग एक न्यूक्लियर कंट्री बन चुके हैं, हमारे पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। क्योंकि इसकी शुरुआत 18 मई से हुई थी तो हर साल 18 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखना है। इस बार जो 18 मई आएगा उसको भी हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाएंगे। आई होप दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। नाउ फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, संविधान के निर्माता, उनका जो मेन माइंड है, मेन थॉट है, वो कहाँ पर झलकते हुए नजर आते हैं? ऑप्शन ए द प्रियम्बल, ऑप्शन बी द फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी डीपीएसपी या फिर ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए द प्रियम्बल। ठीक है, सर अलदी कृष्ण स्वामी अय्यर एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इन्होंने बोला भी था कि जो हमारे संविधान का प्रियम्बल है वो एक्सप्रेस करता है सारी चीज़ों को, इवन प्रियम्बल ही सारी चीज़ें बता देता है कि हाँ संविधान में क्या क्या होने वाला है।
ठीक है। तो प्रियम्बल में ही जो हमारे मेकर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उनका जो माइंड है वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आता है। क्लियर हो गया? नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।